हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन और आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर का क्लास। इस क्लास में आप सभी का जितना भी एग्रीकल्चर का सिलेबस है, जो क्लास 12th में है, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी कारगर होगा। तो जितने भी 2027 में दे रहे हैं एग्जाम, उन सभी बच्चों के लिए मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस ये क्लास लेकर आया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। इस क्लासेस में हम लोग एग्रोनॉमी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। एग्रोनॉमी जिसको हम लोग सस्य विज्ञान कहते हैं। अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो इसे हम लोग सस्य विज्ञान कहते हैं। और सस्य विज्ञान में हम लोगों ने पहला क्लास इसका देख लिया है और पहला क्लास हमने यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले एक चीज जानना जरूरी है, एक बात जानना जरूरी है कि जितने भी लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है और कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर क्लास हम 12th की बात करें एग्रीकल्चर वालों की, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्लास 12th में जब आप बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो इस बोर्ड के एग्जाम में आपका सिर्फ 12th क्लास से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? सिर्फ 12th क्लास से। 11th क्लास का आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सभी के मन में डाउट रहता है, तो पहले क्लियर कर लीजिए इस डाउट को। और ये क्लास 12th में से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो टोटल आपका थ्योरी जो होता है 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का क्या होता है बाबू? आपका थ्योरी होता है और आपका 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपके ये कॉलेज में ही कराया जाएगा। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। अगर ये 70 मार्क्स की बात करें तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको जान लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो जो ये आपका 70 मार्क्स का है बाबू, इसमें कैसे तैयारी करते हैं? तो देखिए, इसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव? कितना? 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा ये टोटल। और इसमें से आपको 35 मार्क्स, 35 ऑब्जेक्टिव ही हल करना है। मतलब 35 मार्क्स का ही आपको ऑब्जेक्टिव क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 35 नंबर। कितना? 35 मार्क्स। उसके बाद आपके क्या पूछे जाते हैं देख लीजिए। उसके बाद आपका इसमें से 35, 70 में से 35 निकल गया तो हमारे पास 35 मार्क्स बच गया। और क्योंकि 70 पूछता है तो 35 ही करना है, जो आपको आ रहा है वही करना है। अब ये जो 35 है इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। एक है 20 नंबर और एक तरफ है 15 नंबर। 20 नंबर में 10 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है और इसमें आपको 10 क्वेश्चन बनाना है तो 20 नंबर मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा 20। और ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर कहां से आएगा? तो ये 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5-5 नंबर का, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5-5 नंबर का। तो ये तो हो गया 30 नंबर, लेकिन इसमें से करने कितने हैं आपको? आपको क्वेश्चन करना है 3, तो 3 × 15 नंबर। तो ये हो गया 15 नंबर और ये हो गया 20 नंबर। 35 और 35 70 नंबर, यही आपको तैयार करना है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, वहां से आपके ऑब्जेक्टिव के लगभग क्वेश्चन 8 से 10 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके कितना? लगभग, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है यहां से। और यहां से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 पूछा जा सकता है, मिनिमम 1-2 तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम लोग लेकर चलेंगे। और सस्य विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी, जो कि क्लास 12th का ये पहला आपका सब्जेक्ट है। आप लोगों को हमने पहला जो क्लास कराया है उस क्लास में ये सभी चीजें हमने बताया है। तो आइए हम लोग जहां से पढ़े थे पहले क्लास में उसके आगे पढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या था?
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो इसको कहते हैं हम फसलों का वर्गीकरण। क्या कहते हैं? फसलों का वर्गीकरण। अगर हम फसलों का वर्गीकरण की बात करें तो देखिए वर्गीकरण क्यों करते हैं भाई। पहले फसल का जो वर्गीकरण है वो किसी भी चीज का आप लोग पढ़ते होंगे वर्गीकरण, तो क्यों किया जाता है वर्गीकरण? तो देखिए ये जो बना है ना क्लासिफिकेशन, ये क्लास शब्द से आया है। क्लास का मतलब होता है वर्ग, एक विशेष वर्ग में रखा जाना किसी भी चीज को, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके सारे कैरेक्टर लगभग मिलते जुलते हैं, इसीलिए उसको अलग अलग हम लोग क्या करके रखते हैं, बांटते हैं। जैसे आप ही लोग क्लास 11th के बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 12th के बच्चे पढ़ते हैं, 9th 10th के, तो उनको अलग अलग क्लास वाइज बैठाया जाता है। क्यों बैठाया जाता है? ताकि उनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सके और बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। लेकिन जिस दिन क्या होगा कि क्लास 9 से लेकर 12th तक के बच्चों को मिक्स करके बैठा दिया जाएगा तो टीचर ही खुद कंफ्यूज रहेंगे कि किसको क्या पढ़ाएं। अगर पढ़ा भी रहे हैं तो डाउट रहेगा मन में कि 9th वाला को समझ में आ रहा है कि नहीं और 12th वाला को आ रहा है कि नहीं। क्योंकि चीजें क्या होती है ना कि वो एक तो एज होता है और एक क्लास के अनुसार चीजें समझ में आती है, तो ये क्या होता है, समझाना आसान होता है। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का करते हैं तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि उस चीज के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और एकदम इजी वे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करके पढ़ना हमारे लिए आसान होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम उसके बारे में समझ जाते हैं। तो आइए, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आधार पे किया गया है। जैसे सीजन के आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे, सीजन के आधार पे जब फसल का वर्गीकरण किया गया है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से फसल को किस सीजन में उगाते हैं। फिर अगर जीवन चक्र की बात किया जाए तो कौन से फसल का लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है। कोई एक ही साल के अंदर क्या होता है कि अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है जीवन चक्र। किसी किसी फसल को 2 साल लगता है, जैसे पहले साल वानस्पतिक वृद्धि करे और दूसरे साल उसमें आपका फ्लावर, फल और सीड लगे। तो इसी तरह से है। तो आइए हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं बाबू, ठीक है ना। पहला क्लासिफिकेशन लिखिए, हेडिंग डालिए, ए नंबर कर लीजिए, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन का मतलब हो गया बाबू ऋतु, ठीक है ना, या मौसम कह सकते हैं आप, ठीक है ना। हिंदी में लिख लीजिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। अगर हम ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कहें तो हमारे यहाँ लगभग 4 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हम लोग 3 ऋतुओं में क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। पहला चीज क्या है कि आप लोग इसको जब भी क्लास करिए तो इसको आप लोग अपने साथ में एक पेन और कॉपी रखिए, और कॉपी जो आपका पूरा प्लेन आता है जिस पे आप लोग छोटे बच्चों में मैथ बनाते थे ना, उस कॉपी पे लिखने का अभी से प्रयास करिए, ठीक है। और इसको अभी से लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और बाकी इस हम लोग एक ग्रुप है, हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से, और एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो आप जिन भी बच्चों को नोट्स या पीपीटी चाहिए वो बच्चे उस नंबर पे हाई लिख कर भेज देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। नंबर ये आपका है 7369877471, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग पहला ऋतु, तो 4 ऋतुएं होता है। एक तो हमारे यहाँ वर्षा ऋतु होता है, एक होता है शरद ऋतु जिसमें हम ठंडी पड़ती है, ठीक है ना, और एक होता है बसंत ऋतु जिसमें एकदम मतलब जो मौसम होता है एकदम सुहाना सा होता है, और एक होता है आपका कौन सा, ग्रीष्म ऋतु जिसमें पूरा गर्मी पड़ता है। अभी ग्रीष्म ऋतु से हम लोग निकल के कहाँ चले गए हैं, वर्षा ऋतु में चले गए हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है,
बारिश तो आया नहीं है, लेकिन अभी हम लोग कहाँ लगभग समझ लीजिए अभी ग्रीष्म ऋतु में ही है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ऋतु के आधार पर पहला हम लोग देखेंगे वर्षा ऋतु वाला रेनी सीजन क्रॉप, जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स। इसको हम कब बोते हैं? तो इसको हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं। कब? रेनी सीजन में। इससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिख लीजिए खरीफ फसलें। क्या बोलते हैं? खरीफ फसलें। अब रेनी सीजन है भाई, तो ये जैसे ही बारिश स्टार्ट होगा वैसे ही इस फसल का बुआई स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ही बारिश स्टार्ट होगा इस फसल की बुआई हम लोग शुरू करते हैं, और जैसे ही बारिश खत्म होगा मतलब ठंड शुरू होगा वैसे ही इस फसल की कटाई कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर वर्षा शुरू होने से और वर्षा समाप्त होने के बीच में जो फसल लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं खरीफ फसलें। और खरीफ फसलें में कौन कौन सा फसल आता है, आप लोग बहुत सारे बच्चे गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो आप सभी एग्जाम्पल बताइए बाबू। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए इसकी बुआई का समय पूछता है, लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए सोइंग टाइम। सोइंग टाइम, सोइंग टाइम को हम हिंदी में बोलते हैं बुआई का समय। बुआई का समय, ये आपका क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। बुआई का समय, अगर हम बुआई का समय कहें तो जून और जुलाई में वर्षा शुरू हो जाता है, तो जून जुलाई में इसकी हम बुआई क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। अब है हार्वेस्टिंग टाइम। क्या है? हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम को हम बोलते हैं कटाई या तुड़ाई का समय। क्या बोलते हैं? कटाई, या कोई सब्जी बोया है तो तुड़ाई करेंगे, तो ये हो गया कटाई का समय। अब अगर हम कटाई का समय की बात करें तो ये अक्टूबर और नवंबर में हम लोग करते हैं। जैसे छठ पूजा स्टार्ट होता है तो देखते होंगे कि हम लोग जो धान बोए रहते हैं उसकी कटाइयाँ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मक्का बोए रहते हैं तो मक्का तो उससे पहले भी कट जाता है, खरीफ वाला। उसके बाद ज्वार बाजरा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा। आप लोग जानते ही होंगे कि अगस्त में भी टेम्परेचर कम नहीं रहता, हाई रहता है। और साथ में जो क्या रहेगा, वायुमंडल में आर्द्रता रहेगा। क्या रहेगा? आर्द्रता रहेगा। एक देखिए, ये दो छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझ लीजिए। जो एक होता है ह्यूमिडिटी। क्या होता है? ह्यूमिडिटी। और एक होता है आपका बाबू मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है आर्द्रता। तो जो आपका नमी होता है ये सॉलिड पोर्शन में होता है। मान लेते हैं कि अगर आपके सॉइल में हल्का हल्का पानी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नमी बोलेंगे। मतलब हल्का हल्का भीगा हुआ है तो नमी बोलेंगे। या कोई लकड़ी भी भीगा हुआ है तो उसमें भी अगर कुछ होगा तो उसको हम लोग मॉइस्चर के नाम से जानते हैं। और ह्यूमिडिटी, जैसे वायुमंडल में जो आपके भाप का या वाष्प का जो मात्रा होता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस मौसम में, खरीफ के मौसम में, ये आपका ह्यूमिडिटी रहता है और हाई टेम्परेचर रहता है। यही समझाना था। आ जाइए, एग्जाम्पल लिखते हैं आप बाबू, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिखिए, सबसे पहले आप राइस लिखिए, ठीक है ना, चावल। उसके बाद आ जाइए मेज। देखिए मेज जो है ना, बहुत सारे बच्चे अभी पूर्णिया, खगड़िया और अररिया वाले कंफ्यूज होंगे कि अरे भाई मेज तो हम लोग के यहाँ ठंडी में उगाया जाता है। हाँ बाबू, ठंडी में आप लोगों के यहाँ उगाया जाता है, लेकिन मेज जो है आपका खरीफ का मेन क्रॉप है और इसको हम तीनों सीजन में उगाते हैं। मेज एक ऐसा फसल है कि इसको हम तीनों सीजन में उगाते हैं। और धान चावल भी ऐसा है कि इसको भी हम लोग तीनों सीजन में उगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों की इसका है, खरीफ का है, ठीक है ना। अब आइए, इसके बाद आइए लिखिए जवार। क्या लिखना है? जवार। उसके बाद लिखिए पर्ल मिलेट। क्या लिखना है? पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट को हम लोग बाजरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजरा बोलते हैं। ये दोनों मोटा अनाज है। उसके बाद लिखिए बाबू आप लोग जूट। क्या लिखना है? जूट। जूट की जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है बाबू? पश्चिम बंगाल में जूट की खेती। चलिए, उसके बाद लिखिए, जूट के बाद लिखिए कॉटन। कॉटन को हम लोग कपास कहते हैं, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, कपास।
और कपास का उत्पादन अभी सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में गुजरात कर रहा है। कौन सा कर रहा है? गुजरात। फिर लिखिए ग्राउंड नट। कौन सा? ग्राउंड नट। ये ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको ग्राउंड नट कहते हैं, और हिंदी में इसको मूंगफली कहते हैं बाबू। और मूंगफली खाने से कहा जाता है दिमाग तेज होता है। ऐसा है क्या जी? तो देखिए, तो मूंगफली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? जी फॉर ग्राउंड नट और जी फॉर गुजरात, ठीक है ना। तो गुजरात में, और आपको पता भी है सबसे ज्यादा दिमाग चलाता कौन है बिजनेस में? तो गुजरात के लोग बादाम, समझिए मूंगफली खा के क्या करते हैं वो लोग, इससे याद रखिएगा आप लोग। तो कहाँ के लोग सबसे ज्यादा अभी दिमाग चला रहे हैं? आपके गुजरात के। क्यों? क्योंकि वो मूंगफली खा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। अब आ जाइए सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ बाबू? मध्य प्रदेश में, एमपी में। यहाँ पे लिख लेते हैं जी जे, इसको गुजरात का शॉर्ट नेम है, जैसे बिहार का बिहार है ना, यहाँ लिखिए, यहाँ भी जी और जे लिख लीजिए। ये जूट को लिखिए डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये इसका लिख लीजिए आप, राइस सबसे ज्यादा अभी कहाँ हो रहा है? राइस का प्रोडक्शन भी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे बाबू? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और मक्का का उत्पादन कर्नाटक में। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ? कर्नाटक में। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। और पर्ल मिलेट का सबसे ज्यादा राजस्थान में। और ओवरऑल कहेगा कि सबसे ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो राइस का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, मक्का का उत्पादन कर्नाटक में, ज्वार महाराष्ट्र, पर्ल मिलेट कहाँ आपका? राजस्थान में। सोयाबीन मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए लोबिया। लोबिया चारे वाला फसल है, ठीक है ना। लोबिया क्या है? चारे वाला फसल है। आ जाइए, ये हो गया आपका क्या? खरीफ वाला फसल। इसके अलावा और तो कुछ नहीं छूट रहा है ना जी? नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा खरीफ वाला। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? रबी सीजन में। कहाँ पे? रबी सीजन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं रबी सीजन। लिखिए, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लिख लीजिए रबी सीजन। अगर हम बात करें रबी सीजन का, ठीक है ना, या रबी क्रॉप लिख सकते हैं। क्या लिखिए? रबी क्रॉप। इसको हम रबी फसल बोलते हैं। इसको हम ठंडी में उगाते हैं, ठीक है ना, तो इसको विंटर क्रॉप के नाम से जानते हैं। किसके? विंटर क्रॉप। चलिए, ये हम लोगों का शरद ऋतु वाला फसल है। तो ये ठंडी में, जैसे ही हम खरीफ की कटाई करते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में ठंड आ जाता है, तो उस टाइम देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे पटना पढ़ते हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। तो जब जाते हैं घर पे छठ दिवाली में, तो उस टाइम आपके घर आलू की बुआई, गेहूं की बुआई, कुछ दिन बाद सरसों की बुआई, मटर की बुआई, चना की बुआई, मसूर की बुआई, ये सब की बुआई होती होगी, तो आप लोग देखते होंगे। तो आइए, इसका सोइंग टाइम लिखिए। क्या लिखना है? सोइंग टाइम। इसको हम बोलते हैं क्या? आपका बुआई का समय। सोइंग टाइम मतलब बुआई का समय। अगर इसकी बुआई का समय की अगर हम बात करें, तो कब करते हैं बाबू? अक्टूबर नवंबर में करते हैं। और कुछ गेहूं की फसलें होती है जो लेट से बोते हैं, तो हम दिसंबर तक भी इसकी खेती करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसकी बुआई का समय अक्टूबर नवंबर ही है आपका। क्या है? अक्टूबर नवंबर ही है। अब चलिए, अब लिखिए हार्वेस्टिंग टाइम। क्या लिखना है? हार्वेस्टिंग टाइम। इसको हम बोलते हैं कटाई का समय। अगर हम बात करें कटाई का समय का, तो कटाई का समय जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे ठंडी खत्म होगा, ठंडी शुरू होगा, ठंडी खत्म होगा, गर्मी स्टार्ट होगा, कटाई क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। मार्च टू अप्रैल में इसकी कटाई हम लोग कर देते हैं। तो आप लोग देखते होंगे। अब चलिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल, तो सबसे पहले लिखिए व्हीट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेहूं बोलते हैं। और गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है बाबू? उत्तर प्रदेश में होता है। अब आ जाइए पोटैटो। पोटैटो को वैसे हम लोग सब्जी में भी पढ़ेंगे। पोटैटो का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। उसके बाद आ जाइए लेंटिल। लेंटिल को हम लोग क्या बोलते हैं?
मसूर बोलते हैं। मसूर का दाल बहुत सारे लोग खाते भी होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसूर। ये भी रबी में उगाते हैं। उसके बाद आ जाइए पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटर। फिर आइए ग्राम, जिसको हम बोलते हैं चना। ग्राम को क्या बोलते हैं, चना। इसमें एक और ऐड कर लीजिए बाबू इस वाले में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए अरहर, जो आपका दाल वाला क्रॉप है ना, तो अरहर भी किस में आता है, खरीफ में इसकी हम लोग बुआई करते हैं, अरहर, ठीक है ना। चलिए अरहर हो गया। अब आइए रबी वाले में, तो ये हो गया ग्राम, चना। उसके बाद आप लोग मस्टर्ड भी बोलते हैं, सरसों। क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सरसों। सरसों के अलावा आप लोग राई भी बोते होंगे। कई टाइप्स के आप लोग देखते होंगे सरसों में, लाल सॉरी पीला होता है, मैरून कलर का होता है, कुछ ब्लैक होता है। तो ये सभी एक ही है आपके, राई, लाही। लाही को ही हम तोरी बोलते हैं। तो सरसों और तोरी को मिक्स करके तेल बनाया जाता है ना जी, बहुत सारे लोग गांव में ये लोग देखते होंगे। उसके बाद आपका क्या है बाबू, लाही या तोरी के बाद इसमें और कौन सा है, हाँ बारले, जिसको हम लोग जौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जौ, जौ। फिर से आपका ओट है, जिसको जई बोलते हैं। इसको हम लोग चारे के लिए भी यूज करते हैं, पशुओं को चारा खिलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपका बरसीम है। क्या है, बरसीम। बरसीम को हम लोग चारे का राजा कहते हैं, चारे वाली फसल का। ये किंग ऑफ फोडर क्रॉप है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप है, ठीक है ना। फोडर क्रॉप, किंग ऑफ फोडर क्रॉप किसको बोलते हैं, बरसीम को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका किसका, ये आपका रबी क्रॉप का फसल हो गया। अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो इसकी बुआई हम लोग ठंडी में करते हैं। जैसे ठंडी खत्म होता है, इसकी कटाई हम लोग क्या कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं, मतलब जैसे गर्मी स्टार्ट होगा। अब आ जाइए, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। तीसरा जो है, ये तो आपका दूसरा हो गया। अब आ जाइए तीसरा, और यही लास्ट है इसका, जो सीजन के आधार पे हम लोगों ने फसलों का वर्गीकरण किया है। इसमें आपका है जायद, इसको बोलते हैं जायद। ये आपका, इसको हम लोग इसको समर में उगाते हैं। कब उगाते हैं बाबू, समर में। तो इसीलिए इसको हम लोग जायद बोलते हैं, और समर को हम लोग गर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्मा। तो इसको हम लोग गर्मा बोलते हैं। ये जब आपका फरवरी मार्च में बुआई होती है एक्चुअल में, कब, सोइंग टाइम कब है भाई, फरवरी मार्च, सोइंग टाइम फरवरी मार्च में करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आप लोग कहिएगा कि सर अप्रैल मार्च अप्रैल में तो इसकी कटाई कर रहे हैं, तो फिर इसकी बुआई कैसे कर देंगे। बहुत सारा आपका फसल है कि उसको हम लोग फरवरी शुरू में ही निकाल लेते हैं खेत से। जैसे आलू, आप अप्रैल में थोड़े ना निकालते हैं बाबू। आप इधर उत्तर भारत में क्या करते हैं, इसको हम लोग जैसे ही फरवरी शुरू होता है उस टाइम तक कोड़ाई हो जाता है। बहुत सारे लोग लेट से बोते हैं, तो उनका लगभग आपका फरवरी लास्ट या मार्च के शुरू तक निकाल लेते हैं। ये जो मस्टर्ड है, इसको पहले ही हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक गेहूं है, जो कि हम लोग अप्रैल में 10 अप्रैल के पहले इसकी हम लोग कटाई कर लेते हैं। बाकी ये सभी फसल है जो हम लोग बहुत पहले निकाल लेते हैं, तो ये हम लोग बुआई कर देते हैं। और नहीं तो क्या होता है, बहुत टाइम हम लोग खेत खाली भी रखते हैं, तो उसकी बुआई कब करते हैं, फरवरी मार्च में करते हैं। और उसके बाद आया आपका हार्वेस्टिंग टाइम। क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम। अगर हम हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें तो इसको हम कटाई का समय बोलते हैं। और कब करते हैं, आपका जून जुलाई तक, जून जुलाई तक कर लेते हैं, पूरा खत्म हो जाता है ये, ठीक है ना। या हम लोग मई जून से भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जून जुलाई हो गया, और ये फरवरी मार्च में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये बोर्ड में पूछा है कि गर्मा फसल की बुआई कब करते हैं, तो फरवरी मार्च में। अब कौन कौन सा फसल बोते हैं बाबू, आप लोग देखिए। इस सीजन में हम लोग अभी क्या बोए हैं खेतों में, तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ठीक है ना। इसके अलावा लौकी, जो आपका कदीमा होता है, कुमड़ा जिसको बोलते हैं। इसके अलावा नेनुआ, तोरई, एक तोरी होता है और एक तोरई होता है। तोरई सब्जी है, और तोरी आपका तेल वाला क्रॉप है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेला बोते हैं, परवल बोते हैं, ये सब। सूर्यमुखी का आप लोग प्लांट देखे होंगे, मूंग उड़द का देखे होंगे। ये सब कब हम लोग बोलते हैं, गर्मा में। एग्जाम्पल लिख लीजिए अब आप लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए।
एग्जाम्पल में लिखिए ऑल कुकुरबिटेसी वेजिटेबल या ऑल कुकुरबिटेसी क्रॉप। ये कुकुरबिटेसी क्रॉप क्या है बाबू? तो वैसा जो आपका फसल है जिसमें आपका सीड का संख्या ज्यादा होता है, और जब उसको काटते हैं तोड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है कि मतलब बीचों बीच अगर काटे तो उसमें से पानी की मात्रा रहती है। जैसे वाटरमेलन देख लीजिए, खीरा देख लीजिए, ककड़ी देख लीजिए, लौकी देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ सीड भी ज्यादा रहता है, और जब काटते हैं तो हल्का हल्का उसमें से मतलब क्या रहता है, पानी निकलता है। तो ये सभी किस में आते हैं? आपके कुकुरबिटेसी में। भिंडी कुकुरबिटेसी में नहीं आता है, बाकी जितना है वो किस में आता है? आपका कुकुरबिटेसी में आता है। तो इसका नाम लिखिए। नाम है पहला वाटरमेलन। क्या है ये? हम कुकुरबिटेसी का लिखवा रहे हैं बाबू, वाटरमेलन। और ये सब हम लोग उगाते हैं आपका जायद में। मस्क मेलन, क्या होता है? मस्क मेलन। फिर से आपका है कुकुम्बर, जिसको हम खीरा बोलते हैं, ठीक है ना, कुकुम्बर, ये हो गया आपका खीरा। फिर से कुकुम्बर के बाद स्नेक गार्ड, क्या लिखना है? स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड। स्नेक की तरह ये क्या रहता है? मुड़ा रहता है, तो इसको हम ककड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए स्पॉन्ज गार्ड। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की तरह मुलायम रहता है, इसको हम लोग तोरई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरई बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होता है? पॉइंटेड गार्ड, जिसको हम लोग परवल बोलते हैं, पॉइंट गार्ड, ठीक है ना, पॉइंट गार्ड परवल बोलते हैं। उसके बाद बीटर, ये काफी तीखा लगता है, बीटर मतलब तीखापन, बीटर गार्ड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेला बोलते हैं। ये सभी आपका जो है किसका फसल है? ये आपका सभी जायद का फसल है। उसके बाद बॉटल गार्ड, बॉटल की तरह होता है जो लंबा वाला लौकी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड लौकी, ठीक है ना। एक होता है आपका पंपकिन, पंपकिन का मतलब कदीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कदीमा या कद्दू, पंपकिन, इसको हम लोग कद्दू बोलते हैं। इसके अलावा आ जाइए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आता है बाबू? और इसको हम लोग दियारा भूमि में सबसे ज्यादा खेती करते हैं। कौन से लैंड में? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दियारा भूमि में कौन सी फसल की खेती करते हैं? तो कुकुरबिटेसी क्रॉप बोलते हैं हम उसमें। और कुकुरबिटेसी क्रॉप में ये सभी आते हैं आपके जो हमने नाम लिखा है। और जो दियरा लैंड होता है बाबू, वो नदी के किनारे वाले वैसे क्षेत्र जहां देखिएगा तो दूर दूर घर नहीं दिखेगा। आप चले जाइए दियरा क्षेत्र, जो आप राघोपुर देखते होंगे, राघोपुर का इर्द गिर्द खेती हुआ होगा। मोकामा के अगर दक्षिण में जाइएगा तो उधर टाल है, उधर साइड में जाइएगा तो उधर दियरा लैंड है। नॉर्थ बिहार में दियरा और साउथ में टाल क्षेत्र है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका पंपकिन। और उसके बाद होता है उर्द। उर्द का रंग काला होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम बोलते हैं। उसके बाद है मूंग। जो मूंग को देखिएगा तो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। लेकिन इसको हम लोग खरीफ में भी उगा सकते हैं। इसको हम लोग कब उगा सकते हैं? मूंग को खरीफ में भी उगा सकते हैं। उसके बाद लिखिए सनफ्लावर। क्या लिखना है? सनफ्लावर, जिसको हम सूर्यमुखी बोलते हैं। नाम सूर्यमुखी क्यों पड़ा है भाई? तो जब भी जिधर ही सूर्य रहता है उधर ही अपना मुख करके झुका हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम सूर्यमुखी बोलते हैं। ये तेल वाला फसल है जिसको हम लोग सनफ्लावर कहते हैं। ये आपका सीजन के आधार पे जो आपका फसलों का वर्गीकरण था वो आपका खत्म हो गया। अब हम लोग लाइफ साइकिल के आधार पे पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के आधार पे। चलिए अब आ जाइए, हेडिंग डालिए बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। इसका मतलब होता है जीवन चक्र के आधार पे, मतलब किस फसल का जीवन चक्र कितना दिन होता है। जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर
फसलों का वर्गीकरण। यहां से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, यहां से भी एक क्वेश्चन हर साल आपका मिनिमम पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करें जीवन चक्र, मतलब कौन से फसल कितना दिन में तैयार होता है। आइए, तो पहला है इसमें, लिखिए, पहला है आपका एनुअल क्रॉप। कौन सा? एनुअल क्रॉप। इसको हम एक वर्षीय फसल कहते हैं। ये एक वर्ष या एक वर्ष से कम में भी इसका क्या हो जाता है, जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल क्रॉप, एक वर्षीय फसल। ठीक है ना, एक वर्षीय फसल। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल, कितना दिन का होता है लाइफ साइकिल। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो है ये एक साल या एक साल से कम, ठीक है ना, तो 1 ईयर, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना, एक साल या एक साल से कम समय इसके पूरे जीवन चक्र में लगता है। ठीक है ना, इसका जीवन चक्र एक साल या एक साल से कम का होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, कौन कौन सा आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बाबू राइस, ठीक है ना, व्हीट, व्हीट अभी हम लोग पढ़े रबी में ठंडी में उगाते हैं, राइस खरीफ में उगाते हैं, मेज, मेज को तीनों में उगाते हैं लेकिन एक्चुअल में खरीफ का है। फिर से लिखिए सोयाबीन, क्या लिखना है सोयाबीन। फिर से लिखिए ज्वार, ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा। फिर से लिख लीजिए आप लोग मस्टर्ड, सरसों। ये क्या है आपका, सभी एक वर्षीय फसल है, सभी क्या है एक वर्षीय फसल है। राई भी लिख लीजिए और तोरी भी लिख लीजिए, जिसको हम लोग लाही के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपका एक साल के अंदर या एक साल से कम समय के अंदर क्या होता है, तैयार हो जाता है ये आपका फसल। तो इतना आपको याद रखना है। पालक भी जो है एक साल से अंदर में हो जाता है आपका। अब आइए, अब दूसरा इसमें लिखिए आप लोग, एनुअल क्रॉप हो गया आपका। अब लिखिए बाइनियल क्रॉप, कौन सा, बाइनियल, बाइनियल्स क्रॉप्स, ठीक है ना। इसको हम लोग द्विवर्षीय फसल बोलते हैं, द्विवर्षीय फसल। अगर हम द्विवर्षीय फसल की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने साल में तैयार होता है। तो इसके अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र की बात करें, तो देखिए ये इसका जीवन चक्र 2 साल लगता है। तो ये फर्स्ट ईयर में क्या करता है, जैसे आप लोग जाते हैं ना ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन यहाँ 2 ही साल में इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में ये क्या करेगा, तो फर्स्ट ईयर में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ। और ये जो आपका वर्ड है वेजिटेटिव ग्रोथ, ये बार बार आएगा। इसको हम हिंदी में वानस्पतिक वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं, वानस्पतिक वृद्धि। वानस्पतिक वृद्धि क्या होता है बाबू, तो वानस्पतिक वृद्धि के बारे में जान लीजिए। फसल के जब हम लोग क्या होता है, जब आपका ये कोई प्लांट हो गया, ठीक है ना, या कोई फसल हो गया, तो इसमें पत्ती का विकास, जड़ का विकास और ये स्टेम है। तो जड़ का विकास, स्टेम का विकास और पत्ती का विकास, ये तीनों का जब विकास होता है उसी को हम वानस्पतिक वृद्धि कहते हैं। और पौधों के वानस्पतिक भाग का नाम है जड़, तना और पत्ती। पौधों के, ये हो गया आपका लीफ, ये हो गया आपका रूट, ये हो गया आपका रूट और ये हो गया आपका स्टेम। यही तीनों पार्ट किसका है, तो ये वेजिटेटिव पार्ट है, इसको वानस्पतिक भाग कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का नाम क्या है, लीफ, स्टेम और रूट। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए लाइफ साइकिल, फर्स्ट ईयर में ये क्या कर रहा है, वेजिटेटिव पार्ट का इसका ग्रोथ होगा, ठीक है ना, मतलब वानस्पतिक वृद्धि होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब सेकेंड ईयर में ही जाएगा, सेकेंड ईयर में जाएगा तो कहेगा नहीं भाई, खाली वेजिटेटिव ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। अगर मान लेते हैं इसमें अगर फ्लावर और फल और सीड नहीं लगेगा तो फिर हमको किसान कहेगा नहीं, खेत से निकल जाओ। वैसे ही जब अच्छा नंबर नहीं लाइएगा तो बीसीसी में एडमिशन हो जाएगा तो कहेगा कि फेल हो जाइएगा बार बार ना, तो कहेगा कि बाबू अब बोरिया बिस्तर अपना समेटिए और चले जाइए घर, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, ध्यान रखना।
तो सेकेंड ईयर में ये क्या करेगा, तो इसमें फ्लावर आएगा, और फ्लावर से ही बनता है बाबू फ्रूट, और फ्रूट से ही बनता है सीड, और ये तीनों एक क्रम में होता है। तो फ्लावर, फ्रूट और सीड सेकेंड ईयर में होगा। तो 2 साल का पूरा पूरा टाइम लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनियल क्रॉप्स, द्विवर्षीय फसल। इसके एग्जाम्पल में 2 ही एग्जाम्पल याद रखना है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है। यही 2 एग्जाम्पल हर साल घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग ओनियन, जिसको हम प्याज बोलते हैं, और प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है। नासिक का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना, नासिक और पुणे वाले क्षेत्र में। उसके बाद लिखिए चुकंदर। चुकंदर जो है, इससे चीनी भी बनाया जाता है। जो चुकंदर होता है ना, रेड कलर का, और रेड कलर मेहरून कलर का होता है पूरा, तो इससे क्या बनाया जाता है, चुकंदर भी बनाया, सॉरी चीनी भी बनाया जाता है। इसीलिए इसको हम शुगर बीट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर बीट, या इसको हम लोग बीट रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीट रूट। ये एक रूट है बाबू। इसका हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, रूट वाला पार्ट खाते हैं। और ये हम लोग का क्या है, आपका शुगर क्रॉप में आता है। अभी अभी पढ़ाएंगे ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पे, तो वहां पे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये हो गया बाइनियल क्रॉप्स। इसमें एक और है जिसको हम लोग पेरेनियल क्रॉप कहते हैं, उसमें 2 साल से भी ज्यादा का समय लगता है, उसको हम बोलते हैं बहुवर्षीय फसलें। तो आइए इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। चलिए तीसरा लिखिए बाबू, इसका तीसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेनियल, पेरेनियल्स क्रॉप। इसको हम बोलते हैं बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय फसलें या बहुवर्षीय फसल। इसमें क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल इसका होता है वो कितना दिन का होता है बाबू, तो 2 साल से अधिक। तो लिखिए मोर देन 2 years, मोर देन 2 years, ठीक है ना। जीवन चक्र कितना दिन का होता है इसका, 2 साल से अधिक, ठीक है ना। जीवन चक्र 2 साल से अधिक जिस भी फसल में समय लगता है उसको हम बोलते हैं पेरेनियल क्रॉप, 2 साल से अधिक। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। बस बाइनियल में आपको प्याज और चुकंदर याद रखना है, पेरेनियल में आपको याद रखना है नेपियर ग्रास। ये एक चारे वाला फसल है, नेपियर ग्रास, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं चारे वाली फसल, फोडर क्रॉप, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फोडर क्रॉप, चारे वाली फसल। इसको हिंदी में लिख लीजिए नेपियर घास, नेपियर घास, काफी पौष्टिक होता है। उसके बाद दूसरा लिखिए लूसर्न, दूसरा क्या लिखिए, लूसर्न। इसको हम रिजका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजका। और ये भी चारे वाला फसल है, और इसको हम लोग क्वीन ऑफ फोडर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलों की रानी। और राजा बोलते हैं बरसीम को, और रानी बोलते हैं लुसर्न या रिजका को। और ये जो आपका नेपियर ग्रास और लुसर्न है बाबू, यही दोनों आपके पेरेनियल के एग्जाम्पल हैं। तो ये 2 ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। आप ये जो तीनों हैं, ये तीनों से आपका एक क्वेश्चन एकदम 100% हम कह रहे हैं कि आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब ये 2 हम लोगों ने, 2 के आधार पे हम लोगों ने फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब जो आपका तीसरा वर्गीकरण है उसको हम लोग देखते हैं, और तीसरा वर्गीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इसको लिख लीजिए सी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स on the basis of
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पे फसलों का वर्गीकरण, तो लिखिए आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब चलिए इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, पहला इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को सोचने की जरूरत क्या है कि देखिए हम लोग के जो पूर्वज हैं, मतलब जो जब से इस सृष्टि का मतलब उत्पत्ति हुआ है, जब से संसार आया है, तब से देखिए कि लोगों के अंदर कितना मतलब हम लोग का तो जीवन पूरा आसान कर दिया वो लोग कि कौन से फसल कब बोते हैं। जब पहली बार कोई फसल बोया होगा तो उसके लिए कितना मुश्किल काम होगा कि भाई इस फसल को हम किस सीजन में उगाएं। वो पहली बार देखता होगा कि कौन सा फसल कब उग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा फसल जो था पहले जंगली था, उसको फिर हम लोग कल्टीवेटेड कर करके अपने खाने पीने के लिए यूज करने लगे। और क्या होता है कि वहां पे वो लोग देखते रहते थे कि कौन सा फसल का टाइमिंग क्या है, और वो एक एनालिसिस निकाले और फिर धीरे धीरे वो लोग उसी टाइम पीरियड पे खेती करने लगे। आज हमारा एग्रीकल्चर इतना आगे बढ़ चुका है कि हम लोग सीजन के साथ तो खेती करते ही हैं, बिना सीजन के, मतलब मान लेते हैं अभी आपको सीजन में जैसे जो फूल गोभी है तो ठंडी में पहले मिलता था, अभी आप गर्मी में जाइएगा तो फूल गोभी पत्ता गोभी भी आपको मिल जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे है कि हमारा एग्रीकल्चर काफी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और हम लोग बेमौसम की फसलें भी क्या कर रहे हैं, जिसको ऑफ सीजन हम लोग क्रॉप बोलते हैं, वेजिटेबल बोलते हैं, उसको उगा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ग्रीन हाउस की सहायता से या पॉली हाउस की सहायता से क्या करते हैं, उगाते हैं। तो आपको देखिएगा गाजर, मूली, आपका सलजम, ये सभी, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, ये सब आपको हर मतलब 12 महीने पूरा मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और काफी डेवलपमेंट के तरफ बढ़ रहा है। आप भी जब एग्रीकल्चर पढ़ के आइएगा तो ऐसे ही क्या करना है, आपको भी आगे बढ़ाते रहना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहले आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, कि कौन से फसल का क्या आर्थिक महत्व है, ठीक है ना। तो इस आधार पे पहला लिखिए, पहला को बोलते हैं सीरियल क्रॉप, इसको हम बोलते हैं बाबू अनाज वाली फसल। अब जब भी हम सीरियल क्रॉप, ये बार बार वर्ड यूज होगा, सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें, ठीक है ना, अनाज वाली फसलें, वैसी फसलें जिनसे अनाज हमें प्राप्त होती है उसको अनाज वाली। अब अनाज कहेंगे तो ये नहीं है उसमें दाल ला देना है, उसमें तेल ला देना है, नहीं, उसको अलग रखना है, वो क्या है, अलग है, ठीक है ना, और ये अलग है। तो ये है आपका सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें। इसका क्या होता है कि अनाज वाली फसलों के जो दाने हैं उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, और जो इसका अवशेष होता है, मतलब वानस्पतिक भाग होता है, उसको हम लोग पशुओं को खिलाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे गेहूं के दाने को हम लोग आटे के तौर पे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसका जो भूसा होता है वो हम लोग पशुओं को खिलाते हैं। तो इसमें लिखिए राइस आपका सीरियल क्रॉप है, व्हीट भी क्या है आपका, सीरियल क्रॉप है, मेज भी क्या है बाबू, मेज को हम लोग मक्का बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी आपका सीरियल क्रॉप है। उसके बाद सोरगम को हम लोग ज्वार बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोग नोट्स बनाइएगा। फिर है आपका पर्ल मिलेट, क्या है, पर्ल मिलेट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पर्ल मिलेट को बाजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाजरा, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में है, इसका महाराष्ट्र में है और इसका कर्नाटक में है। मक्का का कहाँ, कर्नाटक में। उसके बाद आ जाइए, बाजरा के बाद हो गया आपका क्या, हाँ, कुछ आपका छोटी मिलेट्स हैं जिसको हम लोग स्मॉल मिलेट्स के नाम से जानते हैं, तो उसको लिख लेते हैं। लिखिए सावा,
सावा ये एक आपका छोटी मिलेट्स, मतलब छोटी जो मोटे अनाज होते हैं वही वाला है आपका, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए, उसके बाद है आपका काकुन। क्या है? काकुन। ये भी आपका क्या है? आपका स्मॉल मिलेट्स है। फिर से आपका है सावा हो गया। कोदो नाम सुने होंगे हमको लगता है, लेकिन क्या है ना कि ये अब देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले ये सभी उगाया जाता था। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, मंडुआ, ठीक है ना, मंडुआ, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। ये इसको हम लोग फिंगर मिलेट बोलते हैं। ये ऐसे फिंगर की तरह होता है, ठीक है ना, ऐसे लगा रहता है फिंगर की तरह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फिंगर मिलेट, ठीक है ना, जिसको मंडुआ बोलते हैं। उसके बाद क्या है? सावा, कोकुन और हो गया कोदो और आपका मंडुआ। तो ये सभी, ये जो चारों आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो चारों देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल मिलेट्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल मिलेट्स, ठीक है ना, ये लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपका क्या है? अनाज वाली फसलें। तो इनसे हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। और ये देखिए जितना भी अनाज वाला फसल है, ये जितना भी अनाज वाला आपको फसल दिख रहा है, इसका फैमिली आता है आपका ग्रेमनी फैमिली। देखिए एक बार में सभी चीज आपको याद हो जाएगा। ग्रेमनी, या इसको हम लोग, इसका पुराना नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, पोएसी। ग्रेमनी या पोएसी कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ग्रेमनी या पोएसी। तो ये आप लोग लिख लीजिए। दूसरा लिखिए पल्स क्रॉप। क्या है? पल्स क्रॉप्स। अगर हम बोले दलहनी फसलें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दलहनी फसलें बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रेमनी, ठीक है ना, या इसको हम लोग पोएसी बोलते हैं। ग्रेमनी या पोएसी में ये सभी का फैमिली क्या होगा? ग्रेमनी या पोएसी। फैमिली का मतलब हो गया बाबू कुल। आपका कौन से कुल से ये बिलोंग करता है, ठीक है ना, कुल। जैसे हम लोग का फैमिली है ना, तो कौन से फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसी तरह इसका भी, फसल का भी फैमिली होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है? फसल का भी फैमिली होता है। अब चलिए दलहनी जो फसलें हैं, ठीक है ना, पल्स क्रॉप्स हैं, इससे हमें दाल प्राप्त होता है। क्या होता है? इससे हमें दाल की प्राप्ति होती है। और दाल जो है ना, वो प्रोटीन का मेन सोर्स है बाबू। दाल क्या है? प्रोटीन का मेन सोर्स है। तो लिखिए गुड सोर्स ऑफ, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। और जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या है आपका? हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है। तो दो टाइप से प्रोटीन की पूर्ति हम लोग अपने बॉडी के लिए करते हैं। एक तो एनिमल से प्रोटीन लेते हैं, और एक हम लोग फसल से प्रोटीन लेते हैं, मतलब वनस्पति से। तो दोनों से जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं, तो उनको क्या करना है? प्लांट से ज्यादा प्रोटीन लेने की आवश्यकता है उन लोगों को, ठीक है ना। और जो सर्वाहारी है, मतलब मांस भी खाते हैं और आपका ये भी खाते हैं, तो उनको तो कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, इसमें कौन कौन सा दलहनी आता है। तो सबसे पहले लिखिए अरहर। अरहर का बुआई हम लोग कब कर रहे थे? खरीफ में। लेकिन बाकी ये ग्राम का कब कर रहे थे बाबू? हम लोग रबी में कर रहे थे। उसके बाद लिखिए पी, मटर। पी को हम लोग मटर बोलते हैं। फिर से लेंटिल, लेंटिल को क्या बोलते हैं? मसूर, लेंटिल को मसूर। एक है लेथाइरस। क्या होता है? लेथाइरस, जिसको हम खेसारी बोलते हैं, ठीक है ना। खेसारी एक दाल का नाम है, ठीक है ना। और दाल का नाम लोग भूल गया है, और अभी एक सिंगर का नाम सब लोग क्या किया है? याद करके रखा है। खेसारी आता है तो कोई भी दाल नहीं समझता है, ठीक है ना। लेकिन एग्रीकल्चर वाले आपको क्या समझना है कि खेसारी एक सिंगर ही नहीं है, खेसारी एक दाल का भी क्या है? दाल वाली फसल है। चलिए अब लिखिए मूंग। मूंग देखने में कैसा होता है? हरा, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्राम। उसके बाद है आपका उर्द। उर्द देखने में होता है ब्लैक, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक ग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए लोबिया। लोबिया चारे वाला फसल है, ये भी लेकिन दलहनी फसल में आता है, ठीक है ना।
उसके बाद लिखिए और कुछ छूट रहा है जी, हाँ राजमा। कौन सा? राजमा। अब देखिए हमारे वायुमंडल में आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। और इस नाइट्रोजन को क्या करता है प्लांट? डायरेक्ट नहीं ले सकता है। अगर डायरेक्ट लेता है तो हमको नाइट्रोजन बाहर से देने की, यूरिया देने की खेत में जरूरत नहीं पड़ता। वो क्या करता? प्लांट ले लेता। लेकिन ये प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता है तो दलहनी जो फसल होता है उसके रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके रूट में कौन सा बैक्टीरिया? तो दलहनी फसल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। लिख लीजिए और याद रखिएगा, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम है यही क्या करता है कि इस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है और सॉइल से फिर प्लांट धीरे धीरे क्या करता है? लेता है। ठीक है ना? तो दलहनी फसल जब हम दलहनी फसल की खेती करते हैं तो हमारे फील्ड में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है कौन? दलहनी फसल। तो दलहनी फसल जब भी बुआई करेंगे तो उसमें अगर बाहर से आप नाइट्रोजन कम भी देंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ से ले लेगा? वायुमंडल से ले लेगा। और कैसे लेगा? डायरेक्ट लेगा नहीं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उसके रूट में, यहीं से लेगा। ठीक है ना? और जितने भी पल्स हैं सभी करेंगे लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। तो राजमा नो नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिख लीजिए यहीं पे, नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब सभी दलहनी फसल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और राजमा आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाइए हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप। कौन सा? तीसरा पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप। इससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। इसकी ऑयल सीड क्रॉप से हमें, इसको हम लोग हिंदी में तिलहनी फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिलहनी फसलें। हाँ, जैसे हमने बताया था ना कि जितना भी अनाज वाला फसल है वो आपका आता है ग्रेमनी में या पोएसी में। तो जितना दाल वाला फसल है इसका यहीं पे लिख लीजिए फैमिली। ठीक है ना? यहीं पे फैमिली लिखिए। ये फैमिली है लेग्यूमिनेसी। कौन सा? लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। यहाँ पे लिख देते हैं लेग्यूमिनेसी, या इसी का पुराना नाम है फेवेसी। पुराना नाम क्या है? फेवेसी। तो लिख लीजिए यहाँ पे हिंदी में भी लेग्यूमिनेसी, या इसी को बोलते हैं फेवेसी। चलिए लिख लीजिए बाबू। ठीक है? अब आ जाइए हम लोग पढ़ेंगे आगे तिलहनी फसल। ठीक है ना? ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप वो ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। तेल का यूज हम लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो हम लोग खाने के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में भी यूज करते हैं। और साथ में क्या है, कुछ पूजा पाठ में, कुछ क्या करते हैं, बीमारी वगैरह में भी यूज किया जाता है। आइए, तो इसमें कौन सा है? पहला लिखिए मस्टर्ड। मस्टर्ड का सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में होता है। राई, फिर से क्या है भाई? राई के बाद लाही, जिसको हम लोग बोलते हैं तोरी। और एक लाही कीट भी होती है, आप लोग देखते होंगे सरसों पे जो लगती है ना, पीले पीले फूल पे एकदम पूरा ब्लैक सा कीट रहता है। या आप बसंत ऋतु में क्या करें, अगर पीला कपड़ा पहन के चले जाएं तो पूरे आपके बॉडी पे वो पूरा कीट बैठ जाएगा सब, उसी को लाही कीट भी बोलते हैं। ठीक है ना? लाही एक फसल भी है जिसको हम तोरी बोलते हैं। अब आ जाइए, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपका कुसुम है। क्या है? कुसुम। इसको इंग्लिश में हम सैफ फ्लावर कहते हैं। ये भी तेल वाला फसल है। और सैफ फ्लावर जो है ना बाबू, ये आप लोग देखते होंगे कि जब हम फसल लगाते हैं ठंडी के दिनों में तो उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं कि एक ऐसा फसल, वो छोटा छोटा फूल होता है और उस फूल में कांटा लगा रहता है। तो इसको हम लोग बॉर्डर के रूप में यूज करते हैं। तो ये बॉर्डर क्रॉप का एग्जाम्पल है। क्योंकि जब भी ये मान लेते हैं आपका खेत हो गया, इसके इर्द गिर्द लगा देते हैं ना, तो कोई भी पशु आता है या कोई भी जानवर आएगा तो जैसे मुंह डालेगा ना,
तो उसमें कांटा चुभ जाता है, वो बाहर चला जाता है, तो ये रक्षक का काम करता है, ठीक है ना। तो इसको गार्ड फसल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्ड फसल के नाम से भी जानते हैं, गार्ड क्रॉप्स, या इसको हम लोग बॉर्डर क्रॉप भी बोलते हैं। अभी पढ़ाएंगे ना आगे, तो इसको इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। फिर लिखिए सनफ्लावर, कौन सा फ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर, इसको हम सूर्यमुखी बोलते हैं, और इसकी बुआई कब करते हैं, जायद में, आपको याद होगा। और ये सभी आपका रबी का है, कब का है, रबी का। फिर लिखिए लिनसीड, जिसको हम लोग बोलते हैं अलसी, लिनसीड को अलसी, और इसी को हम लोग तीसी कहते हैं, ठीक है ना। एक लिखिए सीसेम, जिसको हम लोग बोलते हैं तिल, तिल का तेल का नाम सुने होंगे, इसको हम लोग पूजा पाठ में भी यूज करते हैं। फिर से आपका सीसेम के बाद है एक अंडी का नाम सुने होंगे आप लोग, ये ऐसे जंगल में भी, जंगली भी उग जाता है, इसको हम केस्टर बोलते हैं। अरे जो आपका बड़ा बड़ा प्लांट होता है और उसका पत्ता भी फैला फैला, उसका गोल गोल सीड, मतलब पूरा क्या होता है, बॉल होता है, और उसमें ब्लैक ब्लैक सीड होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अंडी केस्टर। उससे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पहले खेलते भी थे, ठीक है ना। तो ये है अंडी केस्टर बोलते हैं। और भी कोई छूट रहा है जी, हाँ, ग्राउंड नट, जिसको मूंगफली बोलते हैं। अब देखिए ग्राउंड नट प्रोटीन का भी सोर्स है, प्रोटीन भी पाया जाता है, तेल भी इसमें पाया जाता है। तो ये तिलहनी भी है और दलहनी भी है, तो ये ग्राउंड नट तिलहनी और दलहनी दोनों हैं। और एक आपका सोयाबीन है, सोयाबीन से रिफाइंड जो बनता है ना बाबू, सोयाबीन का ही होता है, और इसमें प्रोटीन भी ये दलहनी में भी आता है। तो ये दोनों लिखिए ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप। तो कौन कौन सा ऑयल सीड और पल्स क्रॉप दोनों है, तो मूंगफली और सोयाबीन। इसको ग्राउंड नट में ऑयल कितना पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस में, लिखिए 45 से 50% एवरेज। प्रोटीन पाया जाता है 26%, प्रोटीन कितना, 26%। उसके बाद लिखिए इसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है 40 से 42%। एकदम इसका आधा पाया जाता है ऑयल, ऑयल परसेंट पाया जाता है 20 से 22%, 20 से 22% इसमें क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। तो ये आपका हो गया बाबू ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलें। अब देखिए तिलहनी फसलें का फैमिली सबका अलग अलग है, तो जब हम लोग बोटेनिकल फैमिली के आधार पे फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग देख लेंगे। क्योंकि ये देखिए ये जो है ये क्रूसीफेरी का है, ठीक है ना, ये आपका कंपोजिटी का है, मतलब सबका अलग अलग, ये दोनों दलहनी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आ जाता है। तो इसको हम लोग अलग से जब बोटेनिकल फैमिली पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अब आ जाइए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, ऑयल सीड के बाद। अब चौथा लिखिए, चौथा लिखिए आप लोग फाइबर क्रॉप। कौन सा, फाइबर क्रॉप्स। अगर हम फाइबर क्रॉप कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशा वाली फसलें, वैसी फसलें जिससे हमें रेशा प्राप्त होती है उसको रेशा वाली फसलें कहते हैं। और रेशे वाली फसलें से हम बोरा, टाट, ठीक है ना, बनाते हैं, या चटाई भी बनाने का काम करते हैं, और इससे कुछ कपड़े भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आता है आपका जूट, क्या आता है, जूट। पटसन, जूट और पटसन लगभग एक ही होता है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए कॉटन, क्या लिखना है, कॉटन, इसको हम कपास बोलते हैं। और क्या लिखिएगा बाबू, कॉटन, हाँ। उसके बाद लिखिए सन हेम्प, जिसको हम सनई बोलते हैं, सन हेम्प को क्या बोलते हैं, सनई। इसको हरा खाद के रूप में भी यूज करते हैं, और इसको हम लोग, इससे फाइबर भी मिलता है, क्या मिलता है, फाइबर भी इससे मिलता है। तो इसको लिख लीजिए, ये हो गया आपका फाइबर क्रॉप। कौन सा क्रॉप, फाइबर क्रॉप। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट लिखिए फाइबर क्रॉप के बाद पांचवा फोडर क्रॉप। कौन सा क्रॉप, फोडर क्रॉप्स। अगर हम फोडर क्रॉप्स की बात करें, कौन से, फोडर क्रॉप्स की, तो फोडर क्रॉप्स में को हम लोग बोलते हैं चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें। कौन सा, चारे वाली फसलें। अब फोडर क्रॉप चारे वाली, इसको हम लोग फोरेज क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, फोरेज क्रॉप। और ये चारा अनुसंधान संस्थान पता है बाबू कहाँ है आपका, चारा अनुसंधान संस्थान जो है आपका, ये आपका झांसी में है। कहाँ पे है, झांसी में है।
चलिए चारे वाली फसलें के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हमें चारे की प्राप्ति होती है, जिससे पशुओं को हम लोग खिलाने का काम करते हैं। तो कौन कौन फसल है? कुछ अनाज वाली फसल भी है जिसको हम लोग चारे के रूप में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मेज, कौन सा? मेज, बाजरा, ज्वार, उसके बाद लिखिए लोबिया, बरसीम, ये तो राजा ही है चारे वाली फसलों का राजा। लूसर्न, कौन सा बाबू? लूसर्न, जिसको हम रीजका बोलते हैं। लूसर्न को क्या बोलते हैं? रीजका बोलते हैं। और इसके अलावा, रीजका के अलावा और क्या है आपका? एक है गंवार, नामे है बाबू गंवार, ठीक है ना, बस ये फसल का नाम है। उसके बाद क्या है आपका? नेपियर ग्रास, क्या है? नेपियर ग्रास। उसके बाद से आपका ओट, जिसको हम जई बोलते हैं। ओट को क्या बोलते हैं? जई बोलते हैं। ये सभी आपका क्या है? चारे वाली फसल है। क्या है? चारे वाली, जिसको हम फोडर क्रॉप या फोरेज क्रॉप के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। और ये सभी का पीपीटी आप लोग चाहिए तो 7369877471 वाले नंबर पे हाई लिखकर भेज दीजिएगा। ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहीं पे सारी चीज़ों को हम भेज देंगे, तो वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो आपका क्लासेस है अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में जब आप हम लोग का जो ऑफलाइन बैच चल रहा है उसमें काफ़ी आपका पोर्शन हमने पढ़ा दिया है। जैसे पल्स क्रॉप तक हमने पढ़ा दिया है पूरा डिटेल्स में। तो पल्स क्रॉप तक जब हम आप लोग को वीडियो दे देंगे तो उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, तो उसके बाद वहीं से लाइव क्लास शुरू कर देंगे। जो बच्चे आपके पटना में ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो क्लास आपको लाइव भी मिलेगा। घर बैठे बैठे आराम से लाइब्रेरी में पढ़िए या घर के कमरे में पढ़िए। फिर आपको एग्रीकल्चर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्रीकल्चर का जो टेंशन था वो आपका दूर हो जाएगा। अब आपको बायो केमिस्ट्री पे ज़्यादा काम करना है। बायो वाले सर आ जाएंगे, उनसे भी हम क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अब इसके आगे हम लोग आते हैं। चलिए छठा जो हम लोग है, छठा जो है आपका, ये है आपका फोडर क्रॉप तो हो गया। हाँ, छठा लिखिए रूट एंड ट्यूबर क्रॉप। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप वैसी फसल है जिसका हम लोग रूट खाते हैं और कुछ का ट्यूबर। ट्यूबर वाले में मतलब जिसका हम लोग तना खाते हैं। तो आइए, इसको हम लोग बोलते हैं जड़ एवं ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर वाली फसलें। तो चलिए इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल लिखिए किसका किसका जड़ खाते हैं। तो देखिए एक होता है आपका रूट सिस्टम। क्या होता है बाबू? एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है ये सूट सिस्टम। ये है सूट सिस्टम, ये आपका रूट सिस्टम। इसको हम लोग जड़ वाला पोर्शन, और इसको जड़ क्या करता है ना कि पानी के खोज में, इधर नीचे क्या है सॉइल में पानी है, ऊपर क्या है भाई सन है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं सन, ये हो गया, ये सन है। तो ये प्रकाश के खोज में ऊपर कौन जाएगा? सूट सिस्टम। अब पानी के खोज में नीचे कौन जाएगा? आपका रूट सिस्टम। तो ये जितना भी, और ये पानी की खोज में जाएगा और वहीं पे ये क्या कर लेगा, अपने में खाद्य पदार्थ संचित करके क्या करता है कि एक अपना आकार ले लेता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रूट वाला क्रॉप। जिसमें आप देखते होंगे गाजर, जिसको हम कैरोट बोलते हैं। गाजर भूमि के अंदर होता है, उसको कैरोट। फिर से आप मूली, रेडिश, ये सब आपका जड़ है बाबू। क्या है? जड़ है। उसके बाद आपका सलजम हो गया, टर्निप। टर्निप, इसको हम बोलते हैं सलजम। क्या बोलते हैं? सलजम। उसके बाद आपका बीटरूट, जिसको हम बोलते हैं चुकंदर। इसको लिख लीजिए, बीटरूट को क्या बोलते हैं? चुकंदर। तो ये सभी आपका क्या है? रूट वाला फसल। और एक है आपका शकरकंद। शकरकंद को हम स्वीट पोटैटो क्योंकि मीठा लगता है
तो ये हो गया आपका स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग शकरकंद, और उधर सिवान छपरा गोपालगंज में इसको कोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्वीट पोटैटो, शकरकंद। तो ये सभी आपका, ये जो पांचों आप देख रहे हैं, इसका हम रूट वाला पार्ट खाते हैं। इडिबल पार्ट क्या है बाबू? ये क्वेश्चन भी पूछता है। इडिबल पार्ट मतलब खाने वाला भाग क्या है? रूट है। इडिबल पार्ट का मतलब खाने वाला भाग। अभी जब हम लोग फसल पढ़ेंगे सब्जी वाला, तो वहां पे ये वाला यूज करेंगे। तो अभी से समझ लीजिए, इडिबल पार्ट का मतलब खाने वाला भाग, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। और इन सभी का जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो रूट खाते हैं। एक और लिखिए पोटैटो, यहाँ पे लिख लीजिए बाहर पोटैटो, इसका हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना या स्टेम खाते हैं। तो ये भी आपका, ये ट्यूबर क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है आपका? ट्यूबर क्रॉप है पोटैटो। तो ये छठा हम लोग, आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाइए छठा के बाद सातवां लिखिए। छठा के बाद सातवां लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है आपको? सातवां में लिखिए वेजिटेबल क्रॉप। कौन सा क्रॉप? वेजिटेबल क्रॉप्स। अगर हम वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें, इसको बोलते हैं सब्जी वाली फसलें। कौन सा? सब्जी वाला। तो जितना सब्जी आपने देखा है अभी तक, सब्जी वाली फसलें, उन सभी सब्जियों को इसमें हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल वेजिटेबल क्रॉप, ऑल वेजिटेबल, ठीक है ना। अब इसमें वेजिटेबल में जो है वो आप कुकुरबिटेसी वाला लिख सकते हैं। सोलनेसी में आलू आता है, ठीक है ना, टमाटर आता है, बैगन आता है, मिर्च आता है। ये सब किस में आ जाएगा? वेजिटेबल क्रॉप में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए। लिखिए पोटैटो, ठीक है ना। पोटैटो के बाद हो गया आपका टोमेटो, उसके बाद लिखिए पोटैटो टोमेटो। फिर क्या लिखना है बाबू? पोटैटो टोमेटो लिखिए ब्रिंजल, जिसको हम बैगन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से लिख लीजिए चिल्ली। कुछ चिल्ली का सब्जी भी होता है, और जो सूखा चिल्ली होता है वो मसाले वाली में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया चिल्ली। उसके बाद लिखिए भिंडी, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। फिर से लिखिए नेनुआ, ठीक है ना, लौकी, कदीमा। फिर से क्या लिखिएगा? लिख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा बाबू? कदीमा के बाद नेनुआ हो गया। फिर लिखिए परवल, करेला, परवल, करेला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटर गार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटर गार्ड, करेला। तो ये सभी आपका क्या हो गया? सब्जी वाली फसलें हो गया। कौन सा? सब्जी वाली फसल हो गया। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब क्या है? सब्जी वाला, ठीक है ना। लिखिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ब्रोकली, जो हरा वाला गोभी होता है उसी को ब्रोकली कहते हैं। तो ये आप लोग पूरा का पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका है आठवां, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट क्रॉप। कौन सा क्रॉप? फ्रूट क्रॉप। अगर हम फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आपका, फ्रूट क्रॉप्स को क्या बोलेंगे? फल वाली फसलें, फल वाली फसलें। अब फल वाली फसलें में आप लोग देख लीजिए आम, पपाया, ठीक है ना, केला, गुआवा, ये जितना आप फ्रूट देखते हैं, सेब, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अनार, ये जितना है, ठीक है ना, वो कीवी फ्रूट हो गया, अनानास हो गया, नाशपाती हो गया, संतरा हो गया, ये सभी लिखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, पपाया, उसके बाद लिखिए गुआवा, ये सभी क्या है? फ्रूट क्रॉप्स है। गुआवा के बाद लिख लीजिए, गुआवा को हम लोग क्या बोलते हैं? अमरूद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरूद, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए पियर, जिसको नाशपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाशपाती। फिर से लिखिए पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को हम लोग बोलते हैं अनानास। क्या बोलते हैं? अनानास बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए सिट्रस फ्रूट, जितना आपका नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय फसल, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस, नींबू वर्गीय। सिट्रस में आपका संतरा आ जाएगा, ठीक है ना, वो एक आपका गागल होता है, ये सभी आ जाएगा। नींबू हो गया, सब उसमें आ जाएगा। फिर हो गया ग्रेप्स, ग्रेप्स तो हो गया है। लिखिए पोमग्रेनेट,
अनार, पोम ग्रेनेट। अगर हम पोम ग्रेनेट की बात करें, अनार की बात करें, ठीक है ना, इसका सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र में ही होता है। उसके बाद आ जाइए, पोम ग्रेनेट के बाद है आपका एप्पल, मेन वाला तो छूट ही रहा है बाबू। फिर से कीवी फ्रूट, कौन सा, कीवी। और क्या है जी, और भी कोई फ्रूट है, हाँ चलिए, आंवला को हम लोग फ्रूट में भी रखते हैं और ये औषधि में भी इसका काम करते हैं, ठीक है ना, औषधि में भी इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फ्रूट। अरे यार लीची तो मेन छूट ही गया, बिहार वाले मुजफ्फरपुर वालों के लिए लीची। आ जाइए, जामुन, कटहल, क्या हो गया, कटहल। जो कटहल है बाबू आपका, इसको हम लोग जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं। कौन सा फ्रूट, जैक फ्रूट। जो कटहल है इसको हम लोग सब्जी में भी और फ्रूट में भी, दोनों में क्या करते हैं, यूज करते हैं, सब्जी और फ्रूट दोनों में यूज करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब आ जाइए, आठवां के बाद नाइन्थ लिखिए। नाइन्थ में लिख लीजिए आप लोग स्पाइस एंड कंडिमेंट्स क्रॉप, स्पाइस एंड कंडिमेंट्स क्रॉप, कंडिमेंट्स क्रॉप्स। अगर हम स्पाइस एंड कंडिमेंट्स की बात करें तो इसको सुगंधित एवं मसाले वाली फसलें कहते हैं, मसाले एवं सुगंधित फसलें। कंडिमेंट्स का मतलब होता है सुगंधित, ठीक है ना। एक होता है खाना, मसाला जो होता है ये खाना में स्वाद लाता है, और ये क्या करता है, सुगंध लाता है खाना में। तो जिस खाना का सुगंध अच्छा उसका स्वाद भी अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि सुगंध से ही क्या होता है, मजा आ जाता है, लगता है कि हाँ खाना एकदम क्या होगा, अच्छा बना होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, जितना भी आप चीजें कर रहे हैं वो सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मतलब हर एक चीज एग्रीकल्चर पे, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो मतलब एग्रीकल्चर के बिना आपका जीवन अधूरा है। और ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि पढ़िएगा तो खूब मजा आएगा, ठीक है ना। जब आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका तैयारी है ये तो बोर्ड के लिए भी है और साथ में आपका किसके लिए, आपका इंट्रेंस के लिए भी है। तो चलिए लिखिए सुगंधित फसलें और मसाले वाली। इसमें लिखिए जीरा, जीरा को हम इंग्लिश में क्यूमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमीन। उसके बाद लिखिए सौंफ, क्या लिखना है, सौंफ, जिसको हम लोग फेनल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए जिंजर, अदरक, क्या बोलते हैं, जिंजर, जिसको अदरक बोलते हैं। उसके बाद लिखिए टर्मरिक, टर्मरिक, हल्दी हो गया बाबू आपका, ठीक है ना, हल्दी। फिर से इसमें और भी है आपका धनिया, कोरिएंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, धनिया। उसके बाद है आपका मेथी, क्या है, मेथी। उसके बाद है आपका तेज पत्ता। ये सब मसाले और सुगंधित वाली फसलें हैं, ठीक है ना। इलायची, जिसको हम कार्डेमम बोलते हैं, कार्डेमम। उसके बाद कार्डेमम के बाद आ गया आपका, इलायची के बाद आपका काली मिर्च, जिसको हम लोग ब्लैक पेपर बोलते हैं, काली मिर्च, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका काली मिर्च, ठीक है। चलिए इतना आप मसाले वाला और ये सुगंधित फसलें हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन मसाले वाली फसल नहीं है, या पूछ देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज पल्स क्रॉप, या लेगी आपका ऑयल सीड क्रॉप। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका, इनमें से कौन दलहनी फसल है, ठीक है ना, कौन एक वर्षीय फसल है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एकदम बोर्ड के एग्जाम में। और यहाँ से लगभग कह रहा है ना कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है ना। मिनिमम अगर पूछेगा तो 8 पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा 12 पूछेगा। ये जो आपका हम पढ़ा रहे हैं कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए सुगर क्रॉप्स। कौन सा, 10वां कौन सा है बाबू, सुगर क्रॉप्स। वो ऐसी क्रॉप्स जिससे हमें शर्करा की प्राप्ति होती है, शर्करा वाली फसलें कहते हैं। तो शुगर वाली फसलें कौन कौन सी है भाई, किससे किससे चीनी की प्राप्ति होती है, दो ही फसल है। एक तो है शुगर केन। अगर हम शुगर केन की बात करें तो इसको हम लोग गन्ना बोलते हैं। और गन्ना से पहली बार शुगर बनाने का काम किया था भारत देश। और यूरोपियन कंट्री सबसे पहले क्या करता था, वो बीटरूट से बनाता था चुन्नी, जिसको हम चुकंदर कहते हैं। यूरोपियन कंट्री मतलब वही अंग्रेज सब, ठीक है ना। ये किससे बनाता था, बीटरूट से। तो चीनी, अगर गन्ना का उत्पादन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है गन्ना। और चीनी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में होता है। कहाँ, महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा
महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये दोनों का उत्पादन की अगर हम बात करें तो कहाँ होता है, गन्ना का उत्पादन यूपी, चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र। बीटरूट से भी हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। चलिए अब आ जाइए, ये दो ही याद रखना है। 11 नंबर देखिए, 11 को हम बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। कौन सा, मेडिसिनल प्लांट। वैसी फसलें जिनसे हमें औषधि प्राप्त होता है, ठीक है ना, औषधीय पौधे इसको बोलते हैं, औषधीय फसलें। तो कौन कौन सा है भाई औषधि वाली फसलें, तो देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो आ जाइए, औषधि वाली फसलें की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका कौन कौन सा, तो देख रहे हैं पूरा का पूरा, मतलब दवा से लेकर खाने पीने, ठीक है ना, पहनने तक, लिखने तक, मतलब पेपर, सभी कहाँ से हमें मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है, ठीक है ना। औषधि पौधे में लिखिए, पहला लिखिए मेंथा, ठीक है ना, मेंथा। इसको हम लोग पुदीना के नाम से भी जानते हैं। मेथी आपका कौन सा है, मेथी आपका स्पाइस क्रॉप है, ठीक है ना। और मेंथा जो है आपका, ये आपका औषधीय प्लांट है। उसके बाद लिखिए सर्पगंधा, सर्पगंधा, इसको सर्पगंधा बोलता है, सर्पगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अश्वगंधा। एक है आपका ग्वारपाठा, कौन सा, ग्वारपाठा। और ग्वारपाठा को हम लोग धृत कुमारी के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, धृत कुमारी, ठीक है ना। कौन सा, धृत कुमारी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद है आपका ईसबगोल, ईसबगोल, ये भी आपका कौन सा फसल है, फिर से देखिए तुलसी, ठीक है ना, गिलोय, आंवला, गिलोय के बाद आंवला। उसके बाद एक हर्रे होता है, कौन सा, हर्रे। ये सभी क्या है आपके, ये आपके औषधीय फसल है, क्या है, आपके औषधीय फसल है ये सभी, ठीक है ना। एक है आपका आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिया, ये नया फसल का नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आर्टिमिसिया, ठीक है ना, आर्टिमिसिया। बाकी सब तो बहुत सारा आप लोग जानते होंगे, लेकिन आर्टिमिसिया थोड़ा नया नया नाम लग रहा है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या है, आपका औषधि फसलें हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए एक बहेरा, कौन सा, बहेरा। तो ये सभी आपका हो गया कौन सा फसल बाबू, आपका मेडिसिनल क्रॉप। एक लास्ट है जिसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं, इसका नाम है प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब होता है रोपण फसलें, रोपण फसलें। अगर हम रोपण फसलें की बात करें तो वह ऐसी फसल जिसको एक बहुत बड़े पैमाने पर जब हम बोते हैं, और मतलब दूर तक देखिएगा तो एक ही प्लांट का क्या आपको फील्ड दिखेगा, उसी को हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। और इस प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत देखिएगा तो चाय का बड़े बड़े बागान देखिएगा, कॉफी का बड़े बड़ा बागान देखिएगा, ठीक है ना। तो लिखिए, इसमें लिखिए चाय, कॉफी, नारियल, कौन सा, नारियल। एक होता है कोक, कोक से पूछा है क्वेश्चन कि चॉकलेट किससे बनाया जाता है, तो कोक प्लांट से चॉकलेट बनाया जाता है, चॉकलेट बनाया जाता है इससे, किससे, कोक से। उसके बाद एक और है आपका, कोक के बाद रबड़ प्लांट, कौन सा, रबड़ का प्लांट होता है। तो ये आपका क्या है, सभी आपके प्लांटेशन क्रॉप है, इतना याद रखना है। और रबड़ की खेती सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस में, कहाँ किस राज्य में होता है, तो केरल में। रबड़ का खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में, केरल के। एक और छूट रहा है जो सबसे मेन है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग। ये नो डाउट समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा बड़ा बागान होता है। साउथ इंडियन मूवी देखते होंगे तो नारियल का बड़े बड़े बागान हुआ करता है, जिसमें क्या करता है, सब गुंडे भागते हैं और हीरो क्या करता है, दौड़ाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। आ जाइए लास्ट वाला लिख लेते हैं हम लोग, जो आपका 13 नंबर है, एस्टिम्यूलेंट क्रॉप। एस्टिम्यूलेंट क्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं उत्तेजक फसलें। वैसी फसलें जो शरीर में एनर्जी ला दे या उत्तेजना पैदा करे, उसी को उत्तेजक फसलें कहते हैं। और ये काम कौन करता है फसल, तो देख लीजिए
बहुत सारे लोग जो अपने घरों पे होते हैं, जैसे दादा दादी लोग, तो उन लोगों को सुबह सुबह एक गिलास चाय या कॉफी मिल जाए तो देखते हैं कितना वो क्या करते हैं, एनर्जेटिक फील करता है। तो इसमें आ जाता है आपका टी, चाय। चाय क्या है आपका उत्तेजक फसल है। फिर से कॉफी, कौन सा कॉफी, जो नए मॉडर्न युग के बच्चे हैं वो कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। और कॉफी का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में बेंगलुरु शहर काफी अच्छा भी है, हाई क्वालिटी है। वैसे बेंगलुरु की टीम भी हाई क्वालिटी की है, ठीक है। आ जाइए चाय। चाय सबसे ज्यादा आपका असम में होता है। कहाँ होता है? चाय सबसे ज्यादा असम में। उसके बाद लिखिए टोबैको। कौन सा? टोबैको, जो तंबाकू है, ठीक है ना। तंबाकू भी क्या है आपका? स्टिम्युलेंट क्रॉप है। तो इस तरह से आपका जो फसलों का वर्गीकरण था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर, ये आपका खत्म हो गया। जितने भी बच्चे 2027 में इंटरमीडिएट अपना एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर ऑफलाइन क्लास पकड़ना है आपको तो मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस अभी चल रहा है बाजार समिति मेन गेट पटना में, ठीक है ना। और ये एक बैच हम लोगों ने 15 मई से शुरू किया है और एक बैच अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई से। तो इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और साथ में आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो आपके अभी 2026 में बच्चे जो 11th में गए हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी आपका 15 जुलाई से ही न्यू बैच चालू हो रहा है। तो इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।